सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसे आइडियाज की जनरल स्टडीज पेपर 1 और 2 और और कुछ एलिमेंट्स पेपर 3 के भी होंगे, डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर। और जनरल स्टडीज पेपर 4 की भी एक दो केस स्टडीज होंगी। गोल है इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इवन बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स में भी जो भी आया है, जो भी हमें एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उनसे हम क्या आइडियाज ले सकते हैं, हमें किस तरह से सोचना चाहिए। सो फर्स्ट लेट्स गेटिंग बैक टू जनरल स्टडीज पेपर 2 मेंस के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। पीटी का फैक्ट सिर्फ एक ही है इसके अंदर कि भाई हेट स्पीच जो है क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंडर आती है कि नहीं आती, है पीटी का क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट बात बोल रहा है कि भाई हेट स्पीच जो तुम लिख के हेट स्पीच करते हो और जो हेट स्पीच विजुअल मीडियम से जाती है, दोनों में बहुत फर्क है। आखिर हेट स्पीच में लाओगे क्या? हेट स्पीच में लेके आओगे आप किसी चीज को, किसी कम्युनिटी को आप रेडिक्यूल कर रहे हो, किसी कम्युनिटी का आप मजाक उड़ा रहे हो, किसी कम्युनिटी का आप जो है उसको नीचा दिखा रहे हैं, तो ये हेट स्पीच है। पर करते क्यों हेट स्पीच? अरे आपकी टीआरपी बढ़ती है, आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं, आपका सेंसेशनलाइजेशन बढ़ता है, आपका पोलराइजेशन बढ़ता है। लेकिन इससे देश का नुकसान हो रहा है। पार्टीज जाएंगी, पर देश रहना चाहिए, प्रेस की फ्रीडम रहनी चाहिए। बड़ा जबरदस्त डिबेट हुआ। आखिर एंकर को पकड़ा कैसे जाए? नेशन वांट्स द आंसर, नेशन वांट्स द आंसर। अबे नेशन को खाएगा क्या? देखना तो पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है भाई, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की तरह, सेफ गाइडलाइंस की तरह, यहां पर भी विशाखा केस की गाइडलाइंस बना दो। कंपिटेंट लेजिस्लेचर जब तक उसको डिफाइन नहीं करता, तब तक कुछ ऐसा कर दो भाई। कोई मेथोडोलॉजी तो लेके आओ। हम सब कुछ करेंगे क्या? सो दैट इज व्हाट द कोर्ट इज आस्किंग। इसका मतलब ये है कि हेट स्पीच की तरह ऐसे भी कुछ एरियाज और भी हैं जहां पर गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव नहीं ले रही है, मूट है एकदम। और मूट रहने के कारण जो है गवर्नमेंट की जगह जुडिशरी को आना पड़ रहा है। तो आप कुछ ऐसे एरिया सोच सकते हैं, एक दो ऐसे एरियाज और जहां पर विषय का गाइडलाइंस की तरह शायद कुछ और गाइडलाइंस भी आए। सोचिए, तो हमें उससे बहुत फायदा मिलेगा। दैट इज वन एलिमेंट एज फार एज मेंस जनरल स्टडीज पेपर 2 is concerned. So everybody belongs to this republic. We should foster constitution values. They should be allowed to act and express themselves, every word. So that is why it must be meaningful. जनरल स्टडीज पेपर 3 से रिलेटेड अगर मैं एक बात करूं, अगले साल मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आना चाहे, प्रीलिम्स में देर इज लेस प्रोबेबिलिटी, बट देन हाउ टू रेगुलेट इंटरनेट बेस्ड ओटीटी टेलीकॉम सर्विसेज। हाउ टू रेगुलेट इंटरनेट बेस्ड ओटीटी टेलीकॉम सर्विसेज सच एज व्हाट्सएप। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है इसके अंदर फिलहाल। सो हाउ you have to understand that what government can do, what must be done up to what level, so that ये हो पाए। OTT and internet based communications would require a license to offer their services which are in public interest, उनके license exempt हो सकते हैं। But then the question is, telecommunication services if intercepted by authorized officials of the government in the interest of the nation state security and so on, so particular provision कैसे impact करेगा टेलीग्राम को, व्हाट्सएप को, ये सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए और बताइए कुछ हो सके तो। कमिंग टू जनरल स्टडीज पेपर 3 मेंस, वेयर वी टॉक अबाउट साइबर क्राइम्स एंड सो ऑन। तो हिंदुस्तान में साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट्स भी इमर्ज हो चुके हैं। फेक लोन का आसनसोल बिहार, मोतिहारी, आसनसोल बंगाल एंड मोतिहारी इन बंगाल बिहार, सेक्सटॉर्शन मेवात हरियाणा, इंश्योरेंस स्कैम्स नोएडा एनसीआर, इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कैम्स झारखंड, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स केरला। लेकिन क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ टू प्रिवेंट, व्हाट शुड बी डन। There was a question asked in the mains examination 2 years back about cyber dome project of the Kerala government. लोग बिठाए गए, लोगों ने अवेयरनेस की, लोगों ने ट्रैक किया, साइबर क्राइम साइबर फ्रॉड होने से रोकने की कोशिश की, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो साइबर कॉनिंग या साइबर फिशिंग
ये जो फिशिंग है या कॉनिंग है या फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी है. दे आर द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स. अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो ये आपका जरूर एक मोटिवेशन हो सकता है. मूविंग फर्दर, अगर हम बात करें कि क्या एलिमेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं जनरल स्टडीज पेपर 2, द अनदर एलिमेंट दैट वी कैन डिस्कस 2 पॉइंट्स की क्या ईडब्ल्यूएस कोटा is going to eat up 50% of the allotment to the general category. ये डिस्कशन हो रहा है. तो क्रीमी लेयर अमंग ओबीसी वो इंटाइटल नहीं है 50% रिजर्वेशन के, इसीलिए वो 50% जनरल कोटे में जनरल कैटेगरी में कम्पीट करेंगे, लेकिन वो अब 40% रह गया है. एक पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट है भाई, उसका तो 10% चला गया ना, जबकि जनरल कैटेगरी ने अभी अपने एडवांसमेंट नहीं दिए कि हमारा भी 10 गया है. तो क्रीमी लेयर का 10% चला गया. लेकिन गवर्नमेंट सेज दैट रिजर्वेशन के 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक बैकवर्ड क्लास का और एक जनरल कैटेगरी का. 50% कोटा जो बैकवर्ड क्लासेस का है वो तो अफेक्ट नहीं हो रहा है ना, जनरल वाले में से 10 जा रहा है. तो जो ईडब्ल्यूएस कोटा है, अगर आप ये कहोगे कि वो पुअर को इंक्लूड कर रहा है, लेकिन पुअर एससी एसटी और ओबीसी के इंक्लूड नहीं कर रहा है, इसीलिए वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रहा है कास्ट के ऊपर. तो ये एक आर्गुमेंट दी गई, लेकिन ये आर्गुमेंट का बेसिस नहीं है. एससी एसटी ओबीसी उनका तो 50% में सब भला हो ही गया है. तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज वन ऑफ द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, ऐसा आर्गुमेंट किया जा रहा है. दैट इज व्हाट गोइंग ऑन. सो अंडरस्टैंड द क्रक्स एंड लर्न हाउ टू डिबेट. पीटी के हिसाब से एक क्वेश्चन हो सकता है कि कॉन्फिडेंस मोशन जब कोई सरकार खुद ही बोलना चाहती है, सो इज देयर एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इट इज ऑन दीज बेसिस दैट recently the governor of Punjab, he refused to give permission for summoning special house session for confidence motion. वन मोर फॉर जनरल स्टडीज पेपर 2 प्रीलिम्स के अंदर आपको पता है देयर आर कमिटीज, different parliamentary committees are there. So committees run on the convention that once the house constitution of Lok Sabha takes place, तब से लेकर उसके डिसोल्यूशन तक, तब तक कमेटी जो है काम करती है. बीच में इन बिटवीन चेयरमैनशिप एंड अदर things unless until very necessary तो होता नहीं है. So that convention is being broken when it is asked कि शशि थरूर, who is the panel chairman of IT, he will be replaced with some other guy. So that is what is being discussed कि ये एक गलत है, ये एक कन्वेंशन का ब्रीच है. तो आपके हिसाब से कितना वाजिब है ये? क्या इसके पीछे आपको कोई लॉजिक दिखाई देता है ऐसा करने के पीछे? सो प्लीज जरूर सोचिए और बताइए. प्लीज डू राइट and share and subscribe our channel, and also get back to us for getting all different kind of support for success in the civil service exam. We have been discussing in general studies paper 2 about the right to wear hijab in school. तो स्टेट का कहना है कि राइट टू वियर हिजाब क्लासरूम में नहीं पहनना है, आप प्ले ग्राउंड में पहनो, आप बाहर पहनिए. इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. इवन इफ इट इज अ फंडामेंटल राइट, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात आ जाती है. Right to wear hijab in school is not a fundamental right. That's what state is saying. Restriction is only in the classroom. दूसरा, there is nothing called absolute freedom. Every freedom is restricted and controlled. That is what is the discussion going on. जब हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, so let's discuss in a very brief that Naxalism is one of the key challenges faced by India. तो झारखंड में ऑपरेशन ऑक्टोपस किया गया, इसने नक्सलिज्म की बिहार में, झारखंड में कमर तोड़ दी. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी फोर्सेज हैव बीन एबल टू रीच बूढ़ा पहाड़. MI
17 helicopter also landed. So this is one of the final breaches which India is doing. तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बूढ़ा पहाड़ फॉरेस्ट जो कि लातेहार और गाढ़वा डिस्ट्रिक्ट झारखंड और बलरामपुर में है, छत्तीसगढ़ के, जो जो एकदम ट्राई जंक्शन बनता है, यहाँ पर पहुंचना, देखिए मैंने दिखाया बूढ़ा पहाड़ आपको, ये लटेहार है, ये गढ़वा है, ये झारखंड, हजारीबाग, रांची, इधर छत्तीसगढ़ आ गया. सो दिस हैज बीन ब्रीच फॉर द फर्स्ट टाइम. ये आप एग्जाम्पल भी आंसर में आपको लेके आना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए एकदम ठीक से कि कैसे बहुत बड़ी बात है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, इंडिया के लिए, डेवलपमेंट के लिए, गवर्नेंस के लिए. They have not only used conventional weapons, forces are also doing a lot of developmental activities. माओइस्ट ने जगह जगह आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस लगा रखे थे, लेकिन फिर भी ब्रेक थ्रू हुआ, करते रहे सस्टेन तरीके से. दैट्स व्हाट ऑपरेशन ऑक्टोपस. उससे पहले ऑपरेशन डबल बुल चलाया गया, उससे पहले ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म चलाया गया ट्राइबल एरियाज में. तो ये सारे के सारे जो है, ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध सिर्फ ब्रूट फोर्स यूज कर रहे हो. देयर इज अ स्ट्रेटजी बिहाइंड एवरीथिंग. तो आप एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में आंसर्स में राइट जगह पे आप इनका जरूर मेंशन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझा के. ये चक्राबंदा, भीमा बंदा, ये बिहार के ऐसे एरिया है जहां बिल्कुल इनएक्सेसिबिलिटी थी, लेकिन अब नक्सल फ्री एरियाज हो गए हैं. तो दिस इज व्हाट विल गेट यू आंसर्स, दिस इज विल गेट यू मार्क्स. फ्रॉम द एसे पर्सपेक्टिव एंड एथिक्स पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम द पर्सनैलिटी टेस्ट पर्सपेक्टिव, अगर आपको पता है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है और आप चाहते हैं मैं तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को चाहता हूँ इंडिया से कम हो जाए किसी भी कॉस्ट पे, क्योंकि 60% से ज़्यादा डिजीजेस 2019 में नॉन कम्युनिकेबल ही थी. नॉन कम्युनिकेबल मतलब कार्डियोवेस्कुलर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आपका कैंसर हो गया, और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो गई. कौन सी बीमारी नहीं है भारत में? तो क्वेश्चन बीमारी की नहीं है, क्वेश्चन ये है कि पब्लिक हेल्थ की तरफ अवेयरनेस चाहिए, पब्लिक हेल्थ की तरफ वर्क चाहिए. सिर्फ उसके प्रिवेंशन से हम ज़्यादा बच सकते हैं. सो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन ए स्लो मोशन, इट इज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी. कोविड है, ये कोरोना की तरह ही है, बट स्लो मोशन में है. और जब से थ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो यानी क्या कहूंगा मैं, एक कोट, that non-communicable disease affect all countries, all genders, all social classes, all countries, all gender, all social classes and all stages of life. कितना जबरदस्त है बताओ, कितना पावरफुल स्टेटमेंट है. लिखो आप इसको और फिर इसके सॉल्यूशंस बताइए. सॉल्यूशंस इसके मल्टीफोल्ड हैं, पॉलिटिकल, गवर्नेंस बेस्ड, इकोनॉमिक, कल्चरल, मेडिकल, ऐसे करके आप सिस्टम बना के कर सकते हैं. In general studies paper 2, when we talk about education also with this prelims also, Higher Education Commission of India, HECI, तो रोड मैप देगा, वो यूजीसी को भी देगा, एआईसीटी को भी देगा. सिमिलरली नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, तो क्या है ये? नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम है. टेक्नोलॉजी यानी वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन का, स्कूल और हायर एजुकेशन का. नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम. तो HECI मोस्ट सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी रिफॉर्म है जो एनईपी बोल रहा है. यानी कहने का मतलब है जो भी कॉमन एरिया है उनको मर्ज कर दिया जाएगा, और उसके बाद कॉमन एक रेगुलेटर बनेगा. मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज को कम करने की बात है. यानी सेम प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए यूनिवर्सल एंड सेंट्रलाइज अप्रोच की बात हो रही है. लेट मी डिस्कस फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफ में, दैट हाउ कल्चरल टेंशंस ऑफ साउथ एशिया समय के साथ इंडियन डायस्पोरा में पहुंच गई है. Cultural tensions were always there since independence, but then things were not so bad. Like recently in UK, Hindu Muslim groups, they went on to fight, and there were skirmishes आपस में एक साथ हुई.
Then Indian government reacted, and also it went on to convey as per the article that इसमें इंडियन कम्युनिटी जो है वायलेंस अगेंस्ट द इंडियन कम्युनिटी इन लेसेस्टर, वैंडलिज्म ऑफ द प्रोवाइसेस एंड सिंबल्स ऑफ हिंदू रिलीजन। तो ये एग्जैक्टली नहीं पता कि वो सारा हिंदू का ही किया हुआ है या उसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी थी या क्या है क्या नहीं, लेकिन इसको इस पोलराइजेशन से देखना लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए नुकसानदेह है। सो कल्चरल पोलराइजेशन एक शब्द में इसके लिए यूज करूंगा। जैसे हम रिलीजियस पोलराइजेशन बोलते हैं, यहाँ आप कल्चरल पोलराइजेशन बोल सकते हो, लेकिन जब आपके एग्जामिनेशन की बात आती है तो आपको बोलना पड़ेगा कल्चरल पोलराइजेशन की जगह हम मल्टी कल्चरलिज्म को प्रमोट करते हैं, हम कल्चरल आइडेंटिटी को रिफॉर्म्स के लिए प्रमोट करते हैं रादर देन फॉर नैरो एंड्स। सिमिलरली मेंस के लिए अगर मैं बात करूं कि इंडियन मीडिया ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे बन सकता है, कब बनेगा, तो अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा। बट देन विदाउट बिकमिंग ए नॉलेज प्लेटफॉर्म, इंडिया कैन नॉट really impact and also be a leader. So it is in making, because next wave of growth is from India. It's one of the largest markets, one of the most fascinating cultural diverse box. But then still papers like Washington Times, New York Times, they will highlight only the prejudice part. तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जरूरी नहीं है जो रियल इंडिया है, जो रियल डेमोक्रेटिक शांत इंडिया है, जो रियल ग्रोथ है, वो बाकी वर्ल्ड के लोग भी, बाकी वर्ल्ड की पावर्स भी उसको वैसे ही समझना चाहती हैं, समझ पाएंगी। That is what is the only point over here in terms of analysis that you have to learn and understand. There is not much for the prelims as such from this point. पीटी के एंगल से मैं एक बात कहना चाहूंगा, मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन होता है सुप्रीम कोर्ट में? जो चीफ जस्टिस होता है मास्टर ऑफ द रोस्टर। अगर मास्टर ऑफ द रोस्टर केसेस को इस तरीके से नहीं उठाएगा जो कि डेमोक्रेटिक, जुडिशियस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड सिजेसियस जो जजमेंट्स होने चाहिए, देन देयर कैन बी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसा आर्टिकल आर्ग्यू करता है। So the choice of judge, कौन जज आ रहा है, किस केस को लेने जा रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। So the judge may be having his own philosophy and his own understanding, but then still master of the roster जो CJI है, it is deciding which cases should be heard or not heard, deciding the number of benches also and composition of those benches. तो उसकी भी गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो भी कंसल्टेशन से होना चाहिए। अदरवाइज जस्टिस डिलेड ही नहीं, जस्टिस सबवर्ट भी हो सकता है। Similarly, in General Studies paper 2, when we talk about providing reservation and providing benefits and welfare to those groups which have converted into Christianity or Islam from Hinduism, and they are Dalit Christians and Dalit Muslims, they are guaranteed equality before law. Article 15 amend हुआ बाद में, and then there were provisions made into it, and the President of India, basically President is going to work on the central government guidelines. He is going to proclaim the list of scheduled castes. पार्लियामेंट उसको अमेंड करेगी जब जब जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में। तो शेड्यूल कास्ट जो एक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एक्ट ऑर्डर आया 1950 में, वो प्रोमलगेट हुआ, और उसके बाद जो है नॉन हिंदू किसी भी कास्ट का जो होगा उसमें नहीं लिया गया शुरू में, लेकिन जब सिख और बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किए तो सिख 1956 और बुद्धिस्ट 1990 में उसमें लागू किया गया, उसके बाद से उसमें चेंज नहीं हुआ है। तो अब बात हो रही है, जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया था, दैट गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर, रंगनाथ मिश्रा सर का कमीशन था,
that it is thinking about that how to go forward, because the petition is there in the Supreme Court. क्यों वुमेन को एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम और लीगल सेफगार्ड चाहिए? अगर हम जनरल स्टडीज पेपर 1 के एंगल से बोलें तो नूरजहां से लेकर माँ लक्ष्मी के एग्जाम्पल से लेकर यहाँ पर वामन अवतार की भी बात है। वामन अवतार ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर सारा पावर लिया और उनको हेल जाने पर मजबूर किया। जब गॉडेस लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी हेल गई और उन्होंने बाली से पूछा कि क्या उसे अपना बहन बना सकती हैं, उन्होंने भाई बना लिया बाली को, बाली ने स्वीकार किया। अब बाली को भाई से, मतलब माँ लक्ष्मी को बाली से अब एक गिफ्ट चाहिए, जैसा बहन मांगती है भाई से, तो शी प्रॉम्प्टली आस्क फॉर हर हस्बैंड टू बी रिटर्न टू हर इन द हेवन। तो भगवान विष्णु फिर क्या करते, उन्हें जाना पड़ा। तो पॉइंट एग्जाम्पल ये है कि वुमेन इन नॉट ओनली इन माइथोलॉजी, चाहे फिर वो आरपी गोइंग का बिजनेस हो, चाहे फिर वो मित्तल, आर्सिलर मित्तल का बिजनेस हो, सभी के पीछे नारी और वुमेन का एज अ कम्युनिटी एंड एज एन इंडिविजुअल बहुत ही अमेजिंग रोल रहा है। So this is what the article argues, that education in the long term is the amazing thing, and it also argues कि even marriage के बाद भी मेंटेनेंस में भी आपको लेजिस्लेशन के द्वारा फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। बट आई थिंक मोर देन दैट, समाज आधिकारिक तौर पर अवेयरनेस के थ्रू ज्यादा जागरूक होता है, और लीगल भी चाहिए, लेकिन लीगल भी प्रोग्रेसिव आइडिया चाहिए रादर देन बीइंग फोर्सफुल, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। सो फ्रॉम एथिक्स एंड जनरल स्टडीज टू पर्सपेक्टिव यू कैन हैव अ लुक एट इट। लाइव स्ट्रीमिंग अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की होती हैं तो क्या ये प्लस पॉइंट है? उससे होगा क्या? लाइव स्ट्रीमिंग से होगा क्या? पहली बात, प्रिंसिपल ऑफ ओपन एक्सेस टू जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ ओपन एक्सेस टू जस्टिस, कॉन्फिडेंस ऑफ द मासेस इन जुडिशरी, ट्रांसपेरेंसी, ये कुछ कीवर्ड्स हम कह सकते हैं। लेकिन मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, या जुवेनाइल्स हैं, या फिर नेशनल सिक्योरिटी के मैटर हैं, या फिर विटनेस सर्टेन केसेस में विक्टिम्स को, वो हम कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव मैटर्स हैं, या फिर बाकी चीज़ों को लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स में अभी भी रिकॉर्डिंग रखी जाती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाइव या डिलेड ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ब्राजील में लाइव है, साउथ अफ्रीका में 2017 से है, यूनाइटेड किंगडम में 2005 से है, 2005 ऑनवर्ड्स, एंड कनाडा आल्सो। सो देयर आर लॉट ऑफ यू नो एग्जांपल्स, लेकिन कुछ खतरे भी हैं, देखना पड़ेगा। इम्पर्सोनेशन से लेकर, और जजेस मस्ट नॉट बिहेव लाइक पॉलिटिशियंस, मैक्सिमम इंडिविजुअल एक्सपोजर के चक्कर में तो नहीं पड़ जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीआरपी का क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा इनकी टीआरपी भी संसद से लेकर और एंकर से लेकर वैसा हो जाएगा। दैट्स व्हाट पीपल आल्सो टॉक अबाउट फ्रॉम द पीटी पर्सपेक्टिव। नैनो प्लास्टिक्स, यानी 1000, less than 1000 nanometer in length, 1 nanometer is billionth of a meter, billionth of a meter, वो भी शरीर में चला जाता है। तो फूड चेन में जब स्टडी की गई, प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो पाया गया कि पॉलिस्ट्रीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीएस एंड पीवीसी, कंटेमिनेशन होकर पहुंच गए हैं। सो दिस इज वेरी वेरी शॉकिंग एंड ए सीरियस कंसर्न। प्लांट्स जो है नैनो प्लास्टिक्स को ले लेते हैं सॉइल से और फूड चेन में पहुंचा देते हैं। वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। यू कैन ऑलवेज गेट ए स्टेटमेंट इन द पीटी, आपको विश्वास नहीं होगा। Then in General Studies paper 3, we will be talking couple of more examples in General Studies paper 3. Semiconductor PLI, that is production linked incentive scheme, सपोर्ट दिया 50% ऑफ द जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो क्लियर कर दी गई है, एंड यूनिफॉर्म फिजिकल सपोर्ट दिया है 50% का।
फॉर सेमीकंडक्टर फैब्स अक्रॉस टेक्नोलॉजी नोड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन। तो फिजिकल सपोर्ट बढ़ा दिया गया है। पहले क्या था, फिजिकल सपोर्ट साइज ऑफ नोड के ऊपर था, लेकिन अब जो है वो स्टैंडर्ड कर दिया गया है। तो इंटायर इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इंडिया में लॉन्ग टर्म में हो सकता है। अगर मैं मेंस के जनरल स्टडीज पेपर 3 के कुछ थ्योरी के हिसाब से बात करूं कि भारत में रिसेशन, इंडिया इज गोना फेस सेम काइंड ऑफ रिसेशन और सेम काइंड ऑफ crisis like the with the world, but then it is not so much linked, it is not so much coupled with the global economy. Reason, large domestic demand. Number 2, enough forex reserves for India. Number 3, companies maintaining healthy balance sheets. These are some of the areas because of which you can say that India may not be in the recession or crisis like the way West is. Application supported by blocked amount. This is a concept economics में. Application supported by blocked amount. ये एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर ऑथराइजेशन होता है एप्लीकेशन मनी का ब्लॉक करने का, जब आप किसी आईपीओ को सब्सक्राइब करते हो। तो एप्लीकेशन मनी जो है बैंक से डेबिट होगा, तभी डेबिट होगा जब एप्लीकेशन सेलेक्ट होगी अलॉटमेंट के लिए, नहीं तो नहीं होगा। एक तरीके से रिफॉर्म है। हम चर्चा करेंगे बाकी एलिमेंट्स की भी, सच एज इन पेपर 4 एथिक्स जब हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट इज गोइंग ऑन दीज डेज, मून लाइटिंग। मून लाइटिंग means you are working with one company, but in the weekends you are working with some other company. And then recently in the IT sector, steps have been taken by Wipro in this regard. The real war is for the talent, and also employees are in demand. So employers are forced to take action. स्किल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं और कुछ न्यू एज बिजनेस होते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस वाले नहीं चाहेंगे कि ऐसा मौका दिया जाए, बट द न्यू एज बिजनेसेस कहते हैं आप जो मर्जी करो, आप 4 जगह काम करो, आई डोंट माइंड इट। जब हम 10 मिनट में डिलीवरी हो सकती है तो काम भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन एथिकल डिबेट के अलावा यू कैन सी इन कोरोना टाइम्स, कोविड टाइम्स, लार्ज ले ऑफ, लार्ज अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के एंगल से, बिकॉज नंबर्स आर वेरी सिग्निफिकेंट, सो मून लाइटिंग सही है कि गिग इकोनॉमी सही है? गिग इकोनॉमी में यू आर वर्किंग विद चेंजिंग टाइम्स, यू आर हाईली स्किल्ड। भाई यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री तक में जो ऑफिसर्स को नहीं पढ़ाना चाहिए, बहुत जगह वो पढ़ाते हैं, अपने नाम से पढ़ाते हैं, दूसरों के नाम से पढ़ाते हैं, चल रहा है। आईटी में प्रोजेक्ट्स लेते हैं अलग अलग, चल रहा है। बट कुछ लोगों का कहना है कि आप एथिकली कीजिए। तो ये जो कमांडिंग और पेट्रोनाइजिंग टोन है, उसको नई जनरेशन नहीं मानती है। फ्रीडम छोड़ो, अपने पेस से अपने तरीके से वर्क करेंगे, अपने तरीके से चीजों को करेंगे। तो आपको क्या लगता है सिविल सर्विस में भी ऐसा होना चाहिए? सिविल सर्विस में मून लाइटिंग होनी चाहिए? कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, वो ब्रीच नहीं हो सकता। देयर मे बी मल्टीपल स्किल्स एंड ऑल दैट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके लोग ही वो करते हैं। तो ये एक एथिकल डिबेट हुआ। सिमिलरली
हम बात करते हैं in ethics case study only. Recently in Telangana there was a fire, great fire. सबने दुख जताया, सब कुछ हुआ, लेकिन एक बहुत ही परफेक्ट केस स्टडी है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन इन एथिक्स पेपर 4 कि रीजनल फायर ऑफिसर का ऑफिस पूरा रेगुलेटरीज को फॉलो किया नहीं किया, स्मोक मैनेजमेंट था कि नहीं था, इमरजेंसी लाइटिंग थी कि नहीं थी, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन स्कीम कहीं वो सबवर्ट तो नहीं करती सारी चीज को, बिल्डर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट उसको किसी तरीके से लूप होल निकाल कर खत्म तो नहीं कर देते. व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ द हाई कोर्ट, व्हाट हैज द रोल ऑफ द सिविक एजेंसी, फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे फॉलो हुए कि नहीं हुए. क्या कुछ ऐसा है जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ओनली अबव सर्टेन हाइट एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स अबव सर्टेन हाइट आर ओनली अलाउड, रेस्ट आर नॉट अलाउड. तो अगर ऐसा है तो आपकी केस स्टडी का आंसर होना चाहिए कि सारे के सारे कमर्शियल और वेदर रेजिडेंशियल सब जगह जो है सेफ्टी नॉर्म्स लागू होने चाहिए. व्हाट हैव बीन द रोल ऑफ द इन्फोर्समेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. सो ये अगर एलिमेंट्स आप लेके आओगे और पुट अप करोगे तो आई एम श्योर you will be doing justice with your case studies within a very limited time span. Similarly, in general studies paper 2 जब हम बात करते हैं the principle of liberty, equality and fraternity, वो ट्रिनिटी है, इंडिया में ट्रिनिटी है वो, and this trinity was reflected by the ideas of honorable अंबेडकर जी. एंड ऑल्सो जब हम वी द पीपल ऑफ इंडिया कहते हैं तो नेचुरली चीजें बदल जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं आर्टिकल 51A का जो ईप है वो फंडामेंटल राइट्स का जो एस्पेक्ट आता है ई, दैट इज टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल इंडियंस. जो अभी हमने पेपर 1 मेंस के पेपर 1 में अगर आप बात करो, जब क्वेश्चन आता है कि टॉलरेंस का क्वेश्चन आता है, एसिमिलेशन का क्वेश्चन आता है, इंडिया में आइडिया ऑफ फिटर्निटी जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने जो लिया है, डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट यू वुड नॉट वांट देम टू डू टू यू, गांधी जी ने कहा है. लेकिन फ्रेंच रिवोल्यूशन से आइडियाज जो है निकल के आए कि डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट यू डू नॉट वांट देम टू डू टू यू. सो आइडिया ऑफ फिटर्निटी इज क्लियरली अंडरस्टूड ऑब्वियसली इन इंडिया, उसको प्रैक्टिस किया जाता है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल होती है और इक्वलिटी लाने की कोशिश है, इकोनॉमिक डिप्रीवेशन और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को खत्म करने की कोशिश है. बट देन डेफिनेटली इंडिया इज वन ऑफ द नेशन जहां पर जो अदानी साहब जैसे लोग भी हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट, और आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो इट इज नॉट सो मच इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. दलित, आदिवासी, वुमेन, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए बहुत कुछ हो रहा है, सबका साथ सबका विकास जो हम स्लोगन बोलते हैं, इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू स्कीम्स आल्सो. तो डिस्क्रिमिनेशन should be seen as an aberration. इंडिया इज a union of states. इंस्पिरेशन और आइडियल्स हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट एंड ऑल्सो लीडर से आई. सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी is because of the thriving judiciary and also our healthy democracy. So fraternity बहुत ही बेसिक वैल्यू है प्रीएम्बल में. फेटर्निटी कैसे हमारी दिखती है, रीजनल डाइवर्सिटी के थ्रू दिखती है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के थ्रू दिखती है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के थ्रू दिखती है. तो 51AE जो है इट ब्रिंग्स ऑल सिटीजन टुगेदर and it is practiced. That's what we say as a great leadership in terms of paper 2. So we have discussed one case study also and we have discussed general studies paper 2 के कुछ key ideas. PT के लिए जरूर आ सकता है fraternity and fundamental duty and घुमा के अगर कोई बात की जाए, that is what you have to understand. Coming to general studies paper 3 and also for the economics optional, दो बातें करना चाहूंगा मैं यहाँ. पहले मैं बात करूंगा ग्रीन शूट हाइड्रोजन साइंस एंड टेक में. वी हैव ऑलरेडी
डन इन वन ऑफ आवर प्रीवियस डिस्कशंस कि हाइड्रोजन पॉलिसी और ग्रीन हाइड्रोजन कैसे कन्वर्ट करता है और हाइड्रोजन फ्यूल कैसे बनता है एंड सो। लेकिन हम ग्रीन हाइड्रोजन की जो बात कर रहे हैं, इंडिया इज कमिटिंग 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 50 गीगावाट हमने सीओपी 26 में ग्लासगो में प्रॉमिस किया। इफ यू वांट टू सी फ्रॉम सीओपी 1 टू सीओपी 25 इवोल्यूशन कैसे है, देन गो बैक टू वन ऑफ माय वीडियोस एंड यू विल फाइंड इट। सो हाइड्रोजन कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो इंडिया को स्केल करना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी। वो भी मेरे एक वन ऑफ द वीडियोस में मैंने डिस्कस किया। इट वाज अ वेरी गुड आर्टिकल कि आखिर इलेक्ट्रोलाइजर काम कैसे करता है। वैसे यहाँ पर भी थोड़ा बताया गया है कि इलेक्ट्रोलाइजर्स का यूज किया जाएगा हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी से, तो यानी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइसेस हो गए उन सेक्टर्स में जो आज की डेट में थर्मल एनर्जी बेस्ड है, कार्बन इंटेंसिव है। जबकि फ्यूल सेल में मैंने पहले भी बताया था, फ्यूल सेल में हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन की जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू प्रोड्यूस पावर। सुनिए समझिए फिर से, फ्यूल सेल्स के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाएगा ताकि पावर बने, और फिर एक्सटर्नल सर्किट बन गया, सर्किट से बाई प्रोडक्ट वाटर आ गया। तो बहुत सारे फ्यूल सेल हैं मार्केट में, जैसे PEMB, PEMFC, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। हाई एफिशिएंसी है, मॉड्युलैरिटी है, इजी स्टार्टअप है। तो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जो है बढ़ेगी। फ्यूल सेल्स जो है कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम और प्लैटिनम ग्रुप मेटल से, PGM जिसको हम कहते हैं। तो इस पे हम बात कर सकते हैं जो कि हमने पहले कभी नहीं की, कि साउथ अफ्रीका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्लैटिनम का, उसके बाद रशिया, फिर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे सोचिए, और ये कंट्री है PGM, जो अभी मैंने PGM माने प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स, जैसे पैलेडियम है, रोडियम है, रुथेनियम है, इनको कंट्रोल करती है। ओवरऑल सप्लाई डिमांड बैलेंस इन कंट्रीज के हाथ में है। हाई डिमांड होगी, ऑब्वियसली प्राइस राइज हो जाएंगे, एक्सप्लोटेशन ज्यादा होगा, और डेफिनेटली द साइकिल विल बी मूविंग फास्टर। तो फ्यूल एनर्जी जो प्लेटिनम पे हाईली डिपेंडेंट है, वो हाफ ऑफ द कॉस्ट है फ्यूल सेल स्टैक का। तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रिसर्च हो रही है कि कैसे कम किया जाए, PGM को कैसे रिप्लेस किया जाए, कोई उसका अल्टरनेटिव निकाला जाए। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री प्लेटिनम और इरिडियम पे हाईली डिपेंडेंट है, क्योंकि फ्यूल सेल व्हीकल को 10 गुना ज्यादा PGM चाहिए एक एवरेज डीजल या गैस व्हीकल से। तो 30 क्रिटिकल जो रॉ मटेरियल्स हैं फ्यूल सेल के, जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में यूज होते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली हैं, जैसे कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है, रुथनियम है, ग्रेफाइट है, टिटेनियम है, बोरेट है, PT में ये सारे टर्म्स आ सकते हैं। तो इन मटेरियल से जब आप जोड़ते हैं कार्बन फाइबर कंपोजिट्स को या आयन कंडक्टिंग पॉलीमर्स को, स्टेनलेस स्टील को, ये सारे के सारे सप्लाई चेन के पार्ट होते हैं, और ये फ्यूल सेल और हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन स्टोरेज टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करते हैं। तो सब अभी कौन कंट्रोल करता है ये सारे का सारा, जो आयन प्रोड्यूस कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैं, स्टेनलेस स्टील, टिटेनियम, ग्राफीन, ये सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? यूरोप कंट्रोल कर रहा है। इंडिया को तो नेट जीरो टारगेट अचीव करने हैं, तो इसीलिए इंडिया को तो बैलेंस करना पड़ेगा सप्लाई डिमांड और सप्लाई चेन की डिपेंडेंस अगर उन पे रहेगी रॉ मटेरियल के लिए, प्रोसेस मटेरियल के लिए या फाइनल असेंबली के लिए, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि द आइडिया इज दैट इंडिया मस्ट बी पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस मटेरियल चेन। तो हाई डिमांड एंड लो सप्लाई, कॉस्ट बढ़ेगी। इसीलिए हमें नए मेथड ढूंढने की जरूरत भी है, नए आइडियाज ढूंढने की जरूरत भी है। जैसे US, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ये हैं आपके फ्यूल सेल के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर। चाइना बहुत मेजर सप्लायर है रॉ मटेरियल्स का, साउथ अफ्रीका भी है, फिर रशिया भी है। तो इंडिया को हाइड्रोजन चाहिए लॉन्ग रन में, तो इंडिया को सप्लाई चेन डिपेंडेंस को देखना पड़ेगा बहुत ही गहराई से, जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस को भी देखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारी R&D साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो हमारा CSIR है, DRDO है, बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तरफ वो हो गए, एक तरफ हमारा मिनरल वेल्थ हो गया, एक तरफ हमारी फॉरेन पॉलिसी हो गई, एक तरफ हमारे रिलेशंस हो गए, एक तरफ वेस्ट का भी हम पे डिपेंडेंस हो गया। तो इसीलिए ये एक इमर्जिंग आइडिया है, इमर्जिंग फील्ड है। लेकिन PT के लिए जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए, चाहे वो PGM हो, चाहे फिर वो PEMFC हो, चाहे फिर वो कंट्रीज हो जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, प्लीज डू हैव अ लुक एंड अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, एक छोटी सी चर्चा फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पर्सपेक्टिव, कि भाई सब्सिडीज और मेरिट गुड्स का जो डिस्टिंक्शन है, हाउ यू गोना टेक इट।
तो एक कीवर्ड मैं आपको बता दूं, मल्टीप्लायर इफेक्ट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी एक कंट्री में कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मुकाबले कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.5 गुना 2.5 टाइम्स ज्यादा पोटेंशियल देता है। एक और स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, ऑल रिसोर्सेज हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स। ऑल रिसोर्सेज हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो फ्यूचर जनरेशन में जो किसी को मिलना चाहिए था, दैट इज बीइंग गिवन टू द सम अदर एलिमेंट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। यानी आज की किसी व्यक्ति की नीड को मैंने पूरा किया, फ्यूचर में किसी और की नीड जो पूरा होनी चाहिए थी उसकी जगह पे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा भाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा क्या? वेजेस आएंगी, पेंशन आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट आएगा और सब्सिडी भी आएंगी। तो भाई इसमें फिक्स क्या है? भाई पेंशन फिक्स है, सैलरी फिक्स है, इंटरेस्ट पेमेंट भी फिक्स है, लेकिन क्या सब्सिडीज भी फिक्स है? तो सब्सिडी है क्या? सब्सिडी है वो मार्केट प्राइस इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, प्रोडक्शन और कंजम्पशन में, जो कि एक तरीके से प्राइसेस को मार्केट से नीचे रखेगा आर्टिफिशियली। चाहे वो कैश पेमेंट हो, चाहे फिर वो टैक्स की छूट मिले, वो सब सब्सिडी है। यानी कि देयर इज अ मार्केट प्राइस फॉर इनपुट्स एंड आउटपुट इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये होता है मार्केट प्राइस। लेकिन जब उसको आर्टिफिशियली आप नीचे रखोगे तो सब्सिडी हो गई। तो बजट के थ्रू आ सकती है, जैसे 1991 में आई, 1991 2020 में हम बोल रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, यू कैन ऑलवेज कोट इन योर आंसर ऑल्सो। उसने बोला इम्प्लिसिट सब्सिडीज भी है, एक्सप्लिसिट सब्सिडीज भी है। तो 2015-16 इट वाज ओनली 3% ऑफ जीडीपी, लेकिन वेरिएशंस भी हैं। स्टेट लेवल सब्सिडी तो 7.5% ऑफ स्टेट जीडीपी, 10.5% भी है। तो फिगर इज डिफरेंट। सो दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय कैग एंड आरबीआई। उन्होंने बोला भी है बार बार कि भाई रोक लो, मुश्किल है, डिफिकल्ट है कंप्यूट करना है एग्जैक्टली। सो रेवेन्यू, जैसा हमने बताया, अगर इसमें आप पर्सनल टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशंस भी लगा लो तो 1% ऑफ जीडीपी हो जाता है। उसमें फिर कस्टमर एक्साइज कंसेशन भी लगा लो तो एक और परसेंट हो गया। उसमें आप स्टेट की लाइबिलिटीज और डिस्कॉम की लाइबिलिटीज और फ्री बिजली भी लगा लोगे तो थोड़ा सा और बढ़ा दो। तो ये है सब। ये आप सब्सिडी मानोगे कि मैरिड गुड मानोगे? अब मैरिड गुड जब आप टोटल देखते हैं तो यू विल फाइंड दैट भारत की 12 से 15% जीडीपी तो भाई इसी में चली जाती है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च होगा कहाँ? सड़कें कहाँ से बनेंगी, बिल्डिंग्स कहाँ से बनेंगी, स्कूल कहाँ से होंगे, हेल्थ कहाँ से होगा? सब्सिडीज को आप जस्टिफाई भी करते हो, मार्केट फेल हो गया, क्रॉप फेल हो गई, रशियन यूक्रेन वॉर हो गया, कोरोना भी है। तो पब्लिक गुड्स हैं ये, लेकिन इकोनॉमिस्ट के सेंस में नहीं है। दे आर प्राइवेट गुड्स, दे आर प्राइवेट गुड्स। मैरिड गुड्स क्या है? सैनिटेशन है, ऐसा वाटर सप्लाई है, एजुकेशन है, दे आर मैरिड गुड्स। एम्प्लॉयमेंट गारंटी और हेल्थ भी आप उसमें लगा सकते हो। सो इसीलिए मैरिड गुड्स जो मैंने बताए अभी, जो पॉजिटिव वाले थे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोन वेवर, ये सब तो डिस्टॉर्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग को। एक और वर्ड मैं बता दूं आपको, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज जो मतलब ऐसे बाहर के ऐसे आयाम, ऐसे इवेंट जो आपको डिसीजन लेने पे मजबूर करते हैं। यानी कि किसी भी चीज का आप मार्केट प्राइस नहीं लोगे तो रिसोर्स एलोकेशन में तो फर्क आएगा ही आएगा। रिसोर्स एलोकेशन डिस्टॉर्शन कहते हैं इसको। लेने चाहिए थे 5 रुपए, ले लिया आपने 1 रुपया और बांट दिया सब में, तो आएगा। तो सब्सिडी शुड बी दोज हु डिजर्व इट। रोड मैप होना चाहिए टारगेटेड सब्सिडीज का, बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए, बिकॉज देर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। मिल्टन फ्रीडमैन ने बोला है
देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच, बिकॉज हर चीज की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्योंकि जिस चीज पे आप खर्च नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए था, आपने नहीं किया, हो सकता है उसकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो। तो इसीलिए कलेक्टिव जो डिबेट है सब्सिडीज का है, फ्री बी का है, मैरिड गुड्स का है, दैट हैज टू बी सीन फ्रॉम ए वेरी वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। देयर इज नीड टू क्वांटिफाई ऑल द सब्सिडीज एंड टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई करो उनको, क्या लॉस है, क्या क्या फायदा है। बिकॉज सब्सिडीज जो है, अगर हम जस्टिफाई करेंगे मार्केट फेलियर पे या फिर कोई बाहरी इवेंट्स के ऊपर सिर्फ, उनको फिर हम मैरिड गुड बना देंगे या अंडर प्रोटेक्शन या अंडर कंजम्पशन से जोड़ेंगे, तो फिर भी हमें पूरा आंसर नहीं मिलने वाला। सो दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट with respect to, you know, subsidies and merit goods. पीटी के लिए एक टर्म होगा फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, एफएसआईबी, क्रिटिकल रोल प्ले करेगा गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। उनको आइडेंटिफाई करेगा, डायरेक्टर्स को ट्रेन भी करेगा। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मस्ट बी रेजिंग टू द नेक्स्ट लेवल। सिस्टमिक रिफॉर्म्स चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मार्केट बेस्ड सैलरी होनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर बोर्ड में अपॉइंटमेंट्स चीफ रिस्क ऑफिसर्स की भी होनी चाहिए। एक कंपनसेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये मैं आइडियाज बता रहा हूं आपको। इंटीग्रिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इन सब से हमें स्कैम को बचाना होगा। तो स्कैम से मतलब इन सब चीजों को बचाना होगा। बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बेसिल नॉर्म्स जो बैंकिंग के हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो वैल्यूज हैं, उनको हमें अप्लाई करना होगा। कमिंग फर्दर, जनरल स्टडीज पेपर 1 और ज्योग्राफी ऑप्शनल की अगर मैं बात करूं, तो भाई द गवर्नमेंट इज सेइंग, द प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग कि भाई टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में बहुत इकोनॉमिक पोटेंशियल है। कैसे? इंडिया अर्बनाइज करना चाहिए, हो रहा है, लेकिन क्या वो राइट ट्रैक से हो रहा है? एस्पिरेशंस और एजुकेशन सेंटर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी मूव कर रही है, लेकिन क्या रियली में इट इज गोइंग अप इन अ मैनर इन विच इट विल बी सस्टेनेबल? सो अर्बन डेवलपमेंट पैराडाइम हमें समझना होगा। हमें सिटीज डेवलप करनी होंगी, ना कि वो अपने आप हो जाएं। इसी दिशा में जब हम बात करते हैं तो इंडिया के लिए अगले, अगर अगर इंडिया 47 तक कैसा होगा, अर्बनाइजेशन होगा कैसा, तो आप लगाइए, इफ आई गिव यू फैक्ट्स दैट 1950 से अगर हम इंडिया में कंसिस्टेंट अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, इंडिया में अर्बनाइजेशन की प्रायोरिटी होती है, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी भी उसकी होती है। तो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2018 वो बताते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ जो है 2.4% था 2010 से 2018 के बीच में। 2010 एंड 18 इट वाज ओनली 2.4%। बाय 2022 इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 35% एंड 2047 इट इज बाय 50.9%। केरला फॉर एग्जांपल इज वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड, but still this urbanization pattern is lower than BRIC countries. In next 25 years things are going to be very very changed, but then this change must be planned. Sewage management, urban planning, water table, air quality सब होना चाहिए। So that is why India must have symmetric, कैसा होना चाहिए? Symmetric and pattern of urbanization and planned urbanization, सिमिट्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अपने गांव को सोचिए, अपने शहर को सोचिए, अपने कस्बे को सोचिए, अपनी सोसाइटी को सोचिए। एज आई जस्ट सेड, केरला is going to be most urbanized, whereas Bihar and Assam are going to be remaining behind. Delhi and Chandigarh 100% urbanized by next 10 years or 15 years. So इसलिए एसिमेट्रिक पैटर्न खत्म करना है, सोशल स्ट्रक्चर और किनशिप टाइज का पॉजिटिव यूज करना है, मोबिलिटी को बढ़ाना है, रादर देन गिविंग ओनली शॉर्ट टर्म अल्टरनेटिव। अर्बन डिस्ट्रिक्ट जो है वो
मोर जॉब्स क्रिएट करेंगे, मोर वेजेस होगा, कॉम्पिटिटिवनेस होगा, तो इसलिए लिविंग स्टैंडर्ड्स और हाइजीन भी हाई स्टैंडर्ड के ही होने चाहिए. मूवमेंट शुड बी देयर, कनेक्टिविटी मस्ट बी देयर. सो अर्बनाइजेशन मस्ट बी प्लान्ड. कैसे? सिटी डिजाइन है, सिटी प्लानिंग है, सिटी गवर्नेंस है, सेलिंग ऑफ हाउसेज है, रीडिजाइनिंग है. सो दिस कैन नॉट बी डन जस्ट ऑन पेपर. इट हैज टू बी सीन कि कौन सा शहर, कौन सा छोटा शहर कैसे डेवलप हो सकता है. So that is what we have discussed in so many different ways today. And our goal has been to understand General Studies paper 1, 2, 3, 4 and some prelims facts also. Do look into the PDF for the details and the questions. Thank you very much. See you tomorrow.